चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो आतंकी हाफिज सईद को भारत के हवाले करे, भारत को सौंप दे। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद और इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत की मांग पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत को हाफिज सईद नहीं सौंपेगा तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत किसी भी मुद्दे पर नहीं होगी। देखिए, ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर मुंबई और पुलवामा हमले के गुनहगार हाफिज सईद को पाकिस्तान नहीं सौंपता, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान इस मांग को खारिज करता है, वो इस पर ध्यान नहीं देता, तो भारत आखिर क्या करेगा? दरअसल कुछ जानकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर भारत कोई एक्शन बहुत जल्द ले सकता है। दहशतगर्दी और तहरीरकारी के लिए क्या किया है? टारगेट एच मिशन पर भारत के एक सख्त कदम से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों में जबरदस्त खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट रहे हैं तो वहीं आईएसआई के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने लश्कर तैयबा से जुड़ा एक ऐसा कदम उठा दिया है कि मारे डर कर लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को जेल के अंदर ट्रिपल सुरक्षा दी जाने लगी है। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि 75 साल के आतंकी हाफिज सईद का तुरंत प्रत्यर्पण करो और उसे भारत को सौंपो। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पिछले 20 से ज्यादा सालों से लश्कर तैयबा भारत के खिलाफ जिहाद कर रहा है। कश्मीर से लेकर मुंबई तक आतंकी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने सैकड़ों लोगों का खून भारत में बहाया है। पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की शह पर भारत पर हमले करवाने वाला हाफिज सईद साल 2019 से पाकिस्तान की एक जेल में बंद है। लेकिन अब सवाल उठता है, पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत कैसे अपनी गिरफ्त में लेगा? आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के संस्थापक और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है, लेकिन अब तक इस मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत के हवाले करो आतंकी हाफिज सईद। पाकिस्तान में भारत का टारगेट एच आखिर है क्या, इसे समझना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे समझाते हैं अब आपको बहुत तफसील से। दरअसल पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का कनेक्शन इससे है। किस तरह से 75 साल का जो ये आतंकी हाफिज सईद है वो भारत को सौंपा जाएगा, लाया जाएगा। ये एक लंबा प्रोसेस जरूर होता है, लेकिन इस बीच आतंकी हाफिज सईद ने मुंबई में 26/11 का जो हमला किया था वो उसका मास्टरमाइंड निकला था और इस हमलों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश हाफिज सईद के जरिए रची गई थी। इस हमले में भारत समेत अमेरिका के नागरिक जो हैं वो मारे गए थे, जान उन्हें गंवानी पड़ी थी और हाफिज सईद को इस हमले का मास्टरमाइंड यहां पर माना जाता है। 14 फरवरी साल 2019 को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि पुलवामा हमला हुआ और इसका मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद यहां पर निकला और ऐसे कई आतंकी वारदातों का यह मास्टरमाइंड है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले सामने आते रहे हैं उसमें भी कई बार या फिर यूं कहिए ज्यादातर जो मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया वो हाफिज सईद आया। वो खौफनाक, सुन लो मेरे भाई, हम ये कहने आए हैं कि इंशाअल्लाह ये नहीं होगा और इंशाअल्लाह ये अल्लाह के बंदे ये काम नहीं होने देंगे।
हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। वो अमेरिका के आतंकी लिस्ट में भी शामिल है। मुंबई आतंकी हमले के आरोप में अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाफिज आतंकियों का ऐसा सरगना है जिसने जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करवाए। भारत लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की अपील करता रहा है और सईद के भारत प्रत्यर्पण की मांग भी उठती रही है। हाफिज सईद को पिछले दशक में कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई हमलों के अलावा पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही था। जब से भारत सरकार ने पाकिस्तान से हाफिज सईद को भारत को सौंपने की मांग की है, तब से लश्कर तैयबा में खलबली मची हुई है। दरअसल हाफिज सईद पाकिस्तान की एक जेल में बंद है, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उसे एक खुफिया ठिकाने में नजरबंद करके रखा है। आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। साल 2008 में मुंबई में 10 आतंकियों ने भारी तबाही मचाई थी। इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने लश्कर तैयबा को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अमेरिका ने हाफिज पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। फिलहाल लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात उद दावा के कुछ आतंकियों के साथ 2019 से जेल में है। 14 फरवरी 2019 के दिन ही 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का काफिला जब पुलवामा पहुंचा, तभी एक कार ने काफिले की एक बस में टक्कर मार दी। उस कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था। यह हमला भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हाफिज सईद को पुलवामा हमले के कई मास्टरमाइंड्स में से एक माना जाता है। हम आपको आगे बताएंगे कि भारत ने हाफिज सईद को भारत को सौंपने के लिए क्या मांग रखी है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 12 से ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन हैं जो लगातार अफगानिस्तान, भारत समेत कई पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं। आतंकियों की नर्सरी बन चुका पाकिस्तान जिहादियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से भारत पर कई आतंकी हमले हो चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 में से कितने पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस वक्त भारत पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। आतंकवाद पर अमेरिका सीआरएस की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है? दरअसल इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़े खुलासे हैं, जिसे जानना अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत है, हिंदुस्तान है। मेरे पीछे आप इसके जरिए आप समझिए भी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जिक्र खासतौर पर किया जाता है। अब तफसील से बताते हैं। लश्कर तैयबा का गठन 1980 में हुआ था। ये 1980 के दशक की बात है जब ये पाकिस्तान में इसका गठन हुआ, और साल 2001 में इसे विदेशी आतंकी संगठन के रूप में सामने रखा गया। और लश्कर तैयबा भारत के मुंबई में 2008 के भीषण आतंकी जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई दूसरे हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार भी ये माना जाता है। वहीं जैश ए मोहम्मद का गठन भी समझ लीजिए, ये साल 2000 में हुआ। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने इसका गठन किया और साल 2001 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया था। अब आप समझिए, हरकत उल जिहाद इस्लामी, इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना 1980 में की गई। अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए इसकी स्थापना हुई और साल 2010 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया। आगे बढ़े तो साल 1979 यानी कि 1989 के बाद HUJI ने अपनी गतिविधियों को भारत केंद्रित कर दिया और इसके साथ ही वो अफगान तालिबान से भी अपने लड़ाके भेजता रहा। वहीं आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का गठन 1989 में हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी की आतंकवादी शाखा है और यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में सबसे पुराना और खतरनाक आतंकवादी संगठन है। वहीं ओसामा के मारे जाने के बाद अयमन अल जवाहिरी ने इसका नेतृत्व यहां पर किया था और साथ ही साथ अल कायदा के कुछ आतंकी भारत पर किए गए हमलों में ये शामिल पाए गए हैं।
आज चीन पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक को परेशान करने वाली एक बहुत बड़ी खबर रूस से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। यह न्योता उन्हें दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन में क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन से यह मुलाकात की। पुतिन ने एस जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर बेहद खुशी होगी। इतना ही नहीं, पुतिन ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. My best, very best wishes to His Excellency. हेलो मोदी, मॉस्को इज कॉलिंग। रूस के राष्ट्रपति का ये नेह निमंत्रण पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जिन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. इसे सुनकर पाकिस्तान के सियासी गलियारे में सन्नाटा पसरा है। ये रूस के साथ अपनी दोस्ती का वैश्विक प्रदर्शन करने वाले चीन के लिए एक झटका है। भारत के साथ रूस की इस करीबी को देखकर जल रहा होगा अमेरिका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। बुधवार को एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. So please convey my best, very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that. सुना आपने, पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अपने मित्र को रूस में देखकर खुशी होगी। 2024 के लिए मित्र को सफलता की शुभकामनाएं। ऐसा बोलकर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ रूस के मजबूत रिश्ते पर मुहर लगा दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुतिन से साझा किया कि उनके जरिए पीएम मोदी ने पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी है और अगले साल पीएम मोदी भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. So it is certainly something that he looks forward to. भारत के लिए रूस की अहमियत क्या है, या ये कहें कि रूस भारत का कितना बड़ा मददगार देश रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए रूस एक मूल्यवान साझेदार है, समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे भारत और रूस दोनों को काफी फायदा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त करार दिया है। अभी दिसंबर के ही शुरुआती हफ्तों में पुतिन ने मोदी और मोदी की नीति पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बयान दिया था। पुतिन ने कहा, नरेंद्र मोदी को डराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को धमकाया नहीं जा सकता। मोदी की नीतियां दोस्ती की गारंटी है।
First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. सुना आपने, पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी हैं। आज की तारीख में भारत की धमक उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति भी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्रहित के लिए किए गए मोदी के कड़े फैसले और सख्त रुख से कभी-कभी हैरानी होती है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और इसका कूटनीतिक अर्थ भी निकलता है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। आजादी मिलने के बाद से ही रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने दोनों देशों के रिश्तों को रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने मेड इन इंडिया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. पुतिन पिछले 2 साल से भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। इस साल भारत में हुई G20 की बैठक से पहले पुतिन ने मोदी को फोन करके दिल्ली नहीं आने की जानकारी दी थी। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी शांतिपूर्ण तरीके से रूस यूक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मोदी के रुख को समझते हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार-बार उल्लेख किया। मुझे पता है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को शांति से हल किया जा सके। पुतिन और मोदी के बीच की दोस्ती कितनी पुरानी है, इसे समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में चलना होगा। वो 2001 का साल था। नवंबर महीने में रूस में वाजपेयी पुतिन से मिल रहे थे। पीछे हाथ बांधे खड़े थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरान एक तस्वीर ली गई जिसकी चर्चा आज भी होती है। पुतिन तब भी राष्ट्रपति थे और आज भी हैं, लेकिन पीछे खड़ा वो नेता आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उस समय वाजपेयी ने पुतिन से मोदी का परिचय करवाया था। तब पुतिन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पीछे खड़े नरेंद्र मोदी एक दिन उसके सबसे करीबी राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। पुतिन यूक्रेन को लेकर पश्चिम के टारगेट पर हैं। अमेरिका, यूरोप समेत दर्जनों देशों से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। पुतिन ने इस वक्त पूरी दुनिया से टक्कर ली हुई है। अमेरिका और यूरोप उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने में लगे हैं, लेकिन पुतिन ने हर चैलेंज का सामना किया है। भारत भी उन देशों में है जिसने रूस पर लगी पाबंदियों की फिक्र किए बगैर पुतिन का साथ देने का फैसला किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गाजा पट्टी में हालात पर चिंता जताई है और ये बेहद गंभीर चिंता जताई गई है। दरअसल WHO का कहना है कि गाजा पट्टी के 36 अस्पतालों में से सिर्फ 15 ही इस वक्त काम कर रहे हैं। अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई की किल्लत बेहद चिंताजनक है। WHO के प्रमुख ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और हताशा का हवाला भी दिया। WHO की जारी चेतावनी में कहा गया कि गाजा की आबादी गंभीर संकट में है और गाजा में इजरायल और हमास दोनों एक दूसरे के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़े हुए हैं। हमास ने दावा किया कि उसने 10 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट यहां पर उतार दिया और पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 250 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा में कौन जीत रहा है युद्ध, हमास या इजरायल? दुश्मन को कमजोर समझने की भूल ने युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। उदाहरण देखिए, हमास ने वीडियो जारी किया है। एक दो नहीं, इजरायली सेना को टारगेट बनाकर हमास उनका खात्मा कर रहा है। हमास का दावा है कि इस भीषण हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स के 10 सदस्यों की मौत हो गई है। हमास के दावे में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो इजरायल के लिए, प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इजरायल ने युद्ध को लेकर नया दावा किया है, लेकिन क्या हमास के हमले में वाकई 10 सैनिकों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। सवाल है कि मरता हमास आखिर जिंदा कैसे हो गया? इजरायल के खिलाफ हमास को कहां से मिलने लगी है मदद? इजरायल के खिलाफ हमास का क्या है नया प्लान? हमास का दावा है कि उसके अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। अल कसाम ब्रिगेड गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर माना जाता है। आपको याद हो तो 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमला खूंखार अल कसाम ब्रिगेड ने ही किया था। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि इजरायल की पूरी डिफेंस लाइन तीतर बीतर हो गई। दावा किया जा रहा है कि अल कसाम ब्रिगेड इजरायल के 35 सैनिकों को बंधक बनाए हुए है। अल कसाम ब्रिगेड हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री यूनिट है। इस यूनिट में शामिल आतंकवादियों की तुलना आईसिस की क्रूरता से की जाती है। मोहम्मद दैफ, जिसे इजरायली सेना ने मारने का दावा किया है, ब्रिगेड का प्रमुख था। ये गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के लड़ाकों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर से अब तक, जब महीना ही नहीं साल बदलने जा रहा है, इजरायल से गाजा पर कब्जा अब भी दूर है। कब्जे के प्लान में देर की वजह इजरायल कुछ और बता रहा है, लेकिन हमास जिस तरह से दावे कर रहा है वो इजरायल को करारा जवाब दे रहा है, उससे कहानी कुछ और दिखती है। पुतिन जैसे यूक्रेन में फंस गए, क्या नेतन्याहू वैसे ही गाजा में फंस गए हैं? गाजा पट्टी सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ 23 लाख की आबादी रहती थी, इसलिए करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही विस्थापित लोगों का वीडियो है। इनकी जिंदगी युद्ध ने कैसे चूल्हे में झोंक दी है, सुनिए। انهدمت دورنا واستشهد ابني وجيت شردنا بالقصف في الليل وجينا هان شردنا من خان يونس لدير البلح لهال المنطقه الشهداء الاقصى واحنا ما فيش مأوى زي الناس كل ما نروح منطقه بيسلخونا فيها। गाजा में तबाही और मौतों पर पूरी दुनिया इजरायल को सलाह दे चुकी है कि जरा सोच समझ कर, लेकिन इजरायल ने इसकी जगह हमले और बढ़ा दिए। हमास के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मरते मरते हमास इजरायल पर टूट पड़ा है। हालांकि हमास के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखती कि वो इजरायल की सेना से सीधा मुकाबला कर सके, लेकिन अपने घर की चौहद्दी उन्हें ठीक से पता है। नतीजा है कि इजरायली सैनिकों को हमास निशाना बनाने में कामयाब हो पा रहा है। हमास ऐसी लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि इजरायल इस वक्त जबरदस्त हमला कर रहा है। يا بتعيشني يا بتخلص عليا وخلص، ما بديش ما اشوفش مأساة ولادي وهو بيقول لي بدي خبزه وانا مش ملاقي اجيب له.
مصاري خلص ما ضلش مصاري اللي كنا محوشين نخلص. امبارح انا رحت شريت نايلون وخشب 500 شيكل وطول الليل وانا واولادي سقعانين فيش لا غطا لا جنبيه ولا حرام ولا حاجه مقومات حياه ما فيش. विस्थापित लोगों का दर्द लाखों में है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध के बीते दिनों के बीच इजराइल को गाजा में अब तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हो सका है। उदाहरण देखिए, अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे में है। दूसरा, गाजा सिटी ही नहीं, खान यूनिस जैसे शहरों पर भी इजराइल का कब्जा नहीं हो सका है। इस बीच इजराइल के 150 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 150 के आंकड़े को कम नहीं समझिए, क्योंकि हमास के पास इन्हें मारने के लिए जो हथियार हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। इजराइल की जनता अब अपने बंधक परिजनों की रिहाई चाहती है। बेन्यामिन के हाथ 3 महीने बाद भी खाली हैं। इसका कारण हमास की सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसका कारण है आम फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति। खुद इजराइल के भीतर युद्ध विराम के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की खूब आलोचना हो रही है और हमास इस बीच जितना संभव हो सके हमला कर रहा है। जमीन पर हमास को भले ही ईरान या तुर्की जैसे देशों का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन माहौल तो ये देश बना ही रहे हैं। Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri. Amerika'dan her türlü destek geliyor. Ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazze'liyi bunlar ne yaptı? गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से चल रहे इजरायली युद्ध में अब तक 21,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 54,536 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली बलों की तरफ से पूरे इलाके में शुरू किए गए 25 हवाई और जमीनी हमलों में 250 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मौतों की तादाद अभी और बढ़ी निश्चित है। इजराइल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि वो युद्ध विराम का ऐलान करने के मूड में है। इजराइल ने जो नया ऐलान किया है उससे खतरा और बढ़ गया है। אנו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה. אחד באזור הנקרא אל בורג', זה אזור במחנות המרכז, שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור. השני זה חאן יונס. חאן יונס בדרום הרצועה, מוקד טרור מרכזי של החמאס. שם אנחנו הרחבנו את הפעולה, הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה, ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה. इजराइल की सरकार और वॉर कैबिनेट के मुताबिक गाजा में जंग हमास को पूरी तरह खत्म करने तक चलेगी और इसमें 2 साल लग सकते हैं। कैबिनेट ने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को बता दिया है कि हमास के मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि फ्यूचर में वो कभी भी 7 अक्टूबर जैसे हमलों को अंजाम न दे सके। यह दावा ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इजराइल ने 7 टारगेट सेलेक्ट किए हैं। इनमें से 6 पर सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां और IDF तेजी से काम कर रही हैं। रिपोर्ट में कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा के हवाले से कहा गया है कि IDF 2024 में मई-जून तक हमास के खात्मे से जुड़ा पहला फेज पूरा कर लेगी। इसके बावजूद इस आतंकी संगठन को पूरी तरह नेस्तोनाबूद करने में 2 साल लगेंगे। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यह जंग हमास के आखिरी आतंकी के खत्म होने तक जारी रहेगी। सवाल है कि हमास के आखिरी आतंकी को इजराइल ढेर करने में कब तक कामयाब हो सकेगा, क्योंकि जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं उनमें हमास के लड़ाकों की मौत से ज्यादा आम फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इजराइल भले ही मानवीय सहायता के नाम पर ट्रकों को जाने की इजाजत देकर फिलिस्तीनियों के खून को अपने हाथ से साफ कर दे, लेकिन ये 16 आने सच है कि इजराइल युद्ध में जितना खून बहा रहा है वो दुनिया के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला है।